दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। नेताओं को लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान हैं और जनता निरी बुद्धू है, जो वो समझाएंगे उसे वो समझ लेगी, और जो नेता ऐसा समझते हैं वही गच्चा खाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी की बात चर्चा आज इसलिए क्योंकि आज शिक्षक और स्नातक सदस्य विधान परिषद, मान ली शिक्षक, स्नातक, MLC जो चुनाव हुए 5, उनके आज रिजल्ट डिक्लेयर हुए, उनकी मतगणना हुई और जो 5 सीटें थी उसमें से एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिली। अब विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कम से कम एक सीट मिलनी आवश्यक थी समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इन 5 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और एक निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। क्या वजह थी? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये देखते हैं कि जिस समय इन चुनावों की मतदान हो रहा था, जिस समय उनकी वोटिंग हो रही थी, उनका प्रचार हो रहा था, ये वो समय था, अभी कुछ ही दिन पहले, जब समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को लेके एक अलग संदर्भ गठित करने की कोशिश कर रही थी और उसके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेके अभद्र टिप्पणी की थी। नतीजा सामने है। कहते हैं कि अगर किसी हांडी में आप चावल पका रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी हांडी के चावल देखें। अगर उसमें से एक भी चावल आपको निकाल के देखते हैं और अगर पका होता है तो ये मान लिया जाता है कि चावल पक गए हैं। ये एक तरीके का जनमत दिखा। 5 सीटों में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं मिली, जबकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी कि कम से कम 2 सीटें वो ज़रूर जीतेगी। समाजवादी पार्टी की ये हार बताती है कि जो शिक्षक और स्नातक जो मतदाता थे, उनके बीच ये संदेश रामचरितमानस विरोध का अच्छा नहीं गया और लिहाजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और समाजवादी पार्टी को, उनके प्रत्याशियों को बुरी तरीके से नकार दिया। एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं जीतना इस बात को इंगित करती है। समाजवादी पार्टी इस हार से भी कोई सबक लेने वाली नहीं है। उसका यही कहना है कि इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हुआ और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। समाजवादी पार्टी का ये जो आरोप है कोई नया नहीं है। 2017 में जब वो विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हारते हैं, उसके बाद लगातार 6 साल में विधानसभा के 2 और लोकसभा का 1, 3 बड़े चुनाव समाजवादी पार्टी हारती है। लेकिन हर चुनाव में वो अपनी कमी की जगह वो सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको दोष देती है, पब्लिक को दोष देती है, मीडिया को दोष देती है, तमाम चीज़ों को दोष देती है, लेकिन उसने कभी खुद के गिरेबान पे झांकना उचित नहीं समझा। और जब तक समाजवादी पार्टी अपनी बुराइयों को नहीं देखेगी तब तक उसे चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी। कारण यह है कि जब तक आप अपनी बुराइयां, अपनी खामियां दूर नहीं करते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक सत्य है। समाजवादी पार्टी हर हार के बाद एक नया बहाना ढूंढती है, और जबकि देखें तो 2017 से लेकर और 2022 तक जितने चुनाव हुए, हर चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक अलग रणनीति बनाई। विधानसभा चुनाव 2017 में उसकी कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। 2019 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो उसने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाया, और 2022 के जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे दलों को लेके समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में गई और चुनाव के ख़त्म होते ही वो दल अलग हो गए। इसी तरीके से कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ भी उसका व्यवहार रहा। जैसे ही चुनाव हारे, दोनों ही दलों के साथ उसका गठबंधन ख़त्म हो गया। रामचरितमानस की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा मसला था जिसको समाजवादी पार्टी को जिस मसले से दूर रहना चाहिए था
उसकी वजह यह है कि ये धर्म का मसला है और भारतीय जनता पार्टी धर्म के मसले पे किसी भी तरीके का जो प्रचार है उसमें वो सबसे आगे रहती है। जब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है और इसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, मुद्दे तय कर रही थी, तो सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है। राम मंदिर में जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में ये राय बन गई थी कि 2024 का चुनाव अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के आधार पर ही लड़ा जाएगा। जो मुद्दे होंगे उनमें एक प्रमुख मुद्दा राम जन्मभूमि में होगा। इसी वजह से उनकी जो रणनीति थी वो इस तरीके की थी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो उसके ठीक पहले कम से कम अयोध्या में इतना निर्माण हो जाए कि रामलला की पूजा शुरू हो सके और ये दिखाया जा सके कि हमने भव्य राम मंदिर निर्माण कर लिया है। कोर्ट के फैसले के दिन से ही भारतीय जनता पार्टी इसी योजना के तहत काम कर रही है। जिस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी और उसे लग रहा था कि अगर विपक्षी दल भी हमारी इस ट्रैप में, हमारी इस योजना के साथ चलेंगे तो उसको जीतने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। यही कारण था कि भारत जोड़ो यात्रा जब कांग्रेस ने निकाली तो राहुल गांधी ने कहीं भी धर्म पे कोई हमला नहीं किया, धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं की। उल्टे वो हर मंदिर जाते रहे, उन्होंने धार्मिक कपड़े पहने और ये दिखाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी धर्म को मानती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस ट्रैप में फंसी और रामचरितमानस पर उसने हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी और उसके लोगों को शायद ये आभास नहीं रहा होगा कि जनता इस तरीके का रिएक्शन करेगी और जनता ने तुरंत ही विधान परिषद चुनाव की 5 सीटों में अपना फैसला सुनाया जो समाजवादी पार्टी के बिल्कुल ही खिलाफ गया। रामचरितमानस जिस काल का ग्रंथ है, ये वो काल था जब देश में मुगलों का राज था। मुगलों का राज उस तरीके का था कि जो हिंदू धर्म की बात करता था वो भी जजिया कर जैसे हिंदुओं के ऊपर कर थोपे गए थे और उसका बात करना भी अपने आप में एक खतरनाक काम होता था। उस दौर में जब सारी शक्तियां देश की हार गई थी और मुगलों से लड़ नहीं पा रही थी, तमाम राजे महाराजे जितने भी लोग थे उन्होंने एक तरीके से मुगलों के सामने हार मान ली थी। उस दौर में रामचरितमानस की रचना की गोस्वामी तुलसीदास ने और उस युग को भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल उस समय होता है कि जब आप हर तरीके से परास्त हो जाते हैं, आप हार जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं। ऐसे में जो भक्ति होती है वही आपको शक्ति देती है। इसी काल में रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की और वो एक ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ बना कि 500 सालों से लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने रामचरितमानस पर हमला किया वो भले ही मिट गए हों, लेकिन रामचरितमानस दिन दूनी रात चौगुनी प्रचार पाता रहा। समाजवादी पार्टी को लगता है था कि अगर हम रामचरितमानस की बात करेंगे तो सवर्ण और बैकवर्ड, साथ साथ जो दलित, उनको हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे और सवर्ण अकेला पड़ जाएगा। दरअसल यही गलती अगर हम इतिहास में देखें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो कांग्रेस से अलग हुए और अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल बनाया था। और वो ऐसे व्यक्ति थे जो न सिर्फ कांग्रेस से अलग हुए बल्कि कांग्रेस से अलग होकर प्रधानमंत्री भी बने। इसके पहले भी कांग्रेस टूटी, लेकिन कांग्रेस से जो भी नेता निकला वो अपनी कोई स्थिति बना नहीं पाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पक्ष में ऐसी हवा चली कि लोग कहते थे राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। जिस विश्वनाथ प्रताप सिंह को इतना लोगों ने समर्थन दिया, उनकी सरकार बनाई, उनको प्रधानमंत्री बनाया, सत्ता में आने के बाद उनको लगा कि वो भी राम मंदिर का मुकाबला, जो भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उसका मुकाबला हम मंडल कमीशन के ज़रिए कर सकते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके और हिंदू जातियों को बांटने का काम किया। नतीजा ये हो गया कि जो विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 साल पहले हीरो बन के देश के सामने थे, 2 साल में ही उनकी वो स्थिति हुई कि वो विधानसभा का जो लोकसभा का से उनको हटना पड़ा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए।
उसके बाद जो भी दल जनता दल से निकले और वो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे मंडल कमीशन की तरफ गए, उनका हश्र भी बहुत अच्छा नहीं रहा और धीरे धीरे एक तरीके से जो मंडल की जातियाँ हिंदू एकजुट होने लगी और फिर वो धीरे धीरे राम मंदिर के पक्ष में आई। जो मंदिर के विरोध में मंडल कमीशन लागू किया था वो धरा का धरा रह गया। कारण ये है, कई बार ये नेताओं को लगता है कि जो मंदिर हैं वहाँ के पुजारी जो हैं वो सारे ब्राह्मण हैं, लेकिन ये उनकी जानकारी अधूरी है। अगर हम सिर्फ अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में बहुत सारे संत महंत ऐसे हैं जो ऊंची जातियों यानी ब्राह्मण जाति से नहीं हैं, वो बैकवर्ड जातियों से हैं और वहाँ पे महंत बन के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी अयोध्या के संत हैं उनके नाम के आगे दास लगा है। दास नाम जिन भी संतों के आगे लगा है वो ब्राह्मण जाति के नहीं हैं। आमतौर पे जो 90% वहाँ पे संत हैं अयोध्या के वो ब्राह्मण जाति के नहीं हैं, वो तमाम अलग अलग जातियों के भी हैं। तो ये जो अखिलेश यादव ने सोचा कि रामचरितमानस पर हमला करके और हम सवर्ण और को अलग थलग कर देंगे, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को एक साथ कर लेंगे, उस पे उनको मुँह की कहानी पड़ी है। इन्हीं लोगों के लिए कहा जाता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। उन्होंने एक मुद्दा तलाशा कि भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति को काट देने के लिए हम एक बार फिर मंडल का सहारा लेंगे, लेकिन विधान परिषद चुनाव ने उनको उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और वो चुनाव हार गए। एक जो महत्वपूर्ण बात मायावती ने कही, मायावती का कहना था कि अनुसूचित जाति और जनजाति इनको संविधान ने SC ST और SC का नाम दिया है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी शूद्र इनको कह रही है, मायावती ने कहा है कि शूद्र कहना इन जातियों का अपमान है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उनके कार्यालय पर एक बैनर लगा कि हम गर्व से कहो हम शूद्र हैं। एक ज़माने में ये नारा हिंदू जो वादी ताकतें थी उन्होंने दिया था और कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दरअसल जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव के जितने भी मैनेजर हैं, जो उनके सलाहकार हैं, चाहे वो पत्रकार हों, ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या नेता हों, वो उनको वही सलाहें देते हैं, वही टिप्स देते हैं जो पहले चली होती हैं। मंडल कमीशन भी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसको आजमाया था और देखा था। इसी तरीके से गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये नारा गर्व से कहो हम हिंदू हैं की कॉपी किया हुआ है। राजनीति में अपनी जो ओरिजिनल थॉट होते हैं वही काम आते हैं। जब आप सुनी सुनाई या कॉपी की बातों पे आगे बढ़ते हैं तो उसका नतीजा यही होता है जो आज अखिलेश यादव के सामने है। अखिलेश यादव भले ही कहें कि सत्ता का दुरुपयोग करके ये पाँच सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, लेकिन ये आरोप हर उस खिलाड़ी का होता है जो हार जाता है। वो कहीं ना कहीं दोष अपने पे नहीं देता। एक बार अखिलेश यादव को खुद पे ये सोचना पड़ेगा कि जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनको सलाहें दे रहे हैं, उनमें कितना दम है और क्या वो उनके हित की सलाहें दे रहे हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी रामचरितमानस का विरोध करके जाना चाहती है तो ये तय मानिए कि रामचरितमानस का विरोध करके वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी उस खेल की माहिर है और उसने धर्म के नाम पे जो भी अपनी तैयारियां की हैं, भले ही वो किसी और दल को खराब लगे, लेकिन वो मुकम्मल तैयारियां हैं और कॉपी की हुई कोई योजना काम नहीं देती। अगर योजना आपको कारगर करनी है तो कोई ओरिजिनल थॉट लाने पड़ेंगे। अखिलेश यादव और उनके समर्थकों को एक बार सोचना पड़ेगा कि रामचरितमानस का विरोध करके जिस तरीके से विधान परिषद चुनाव में हार मिली है, क्या इसी तरीके से वो लोकसभा के चुनाव परिणाम को देखना चाहते हैं या अभी वो बैकफुट पर आ सकते हैं। बिहार में भी बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी रामचरितमानस का विरोध किया था, लेकिन वहाँ पे
राष्ट्रीय जनता दल ने भी और जनता दल यूनाइटेड ने भी उनका साथ नहीं दिया, लिहाजा उनकी आवाज़ धीमी हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की, उनका न केवल साथ दिया बल्कि उनको महासचिव का दर्जा देके पुरस्कृत भी किया। उसी का नतीजा है कि उनकी विरोधी ताकतों ने विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी को ऐसी पटकनी दी कि वो सदस्य जो विधान परिषद है उसमें मुख्य विपक्षी दल के लिए एक सीट को भी तरस गई। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा और आपको राय क्या है ज़रूर बताइएगा।